हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने अपना टॉपिक रिप्लाईज राइटिंग चालू कर दिया बेटा। और रिप्लाईज राइटिंग के बारे में थोड़ा सा हमने आपको डिस्कस कराया था कि रिप्लाईज क्या होता है, उसके बाद रिप्लाईज राइटिंग क्या होता है, रिप्लाई राइटिंग क्यों लिखा जाता है, इनविटेशन के जवाब में लिखा जाता है। फिर मैंने आपको समझाया कि इनविटेशन क्या होता है। ठीक है, किसी भी उत्सव पर किसी हमारे इंडिविजुअल जो भी कोई हमारे रिश्तेदार वगैरह है, कोई व्यक्ति है, उसको इनवाइट करना। ठीक है, इनविटेशन कार्ड होता है। इनविटेशन कितने प्रकार का होता है, फॉर्मल, इनफॉर्मल, ये सारी चीज़ें हमने आपके लिए बताई बेटा क्रिएशन। और एक बहुत ही ज़रूरी सूचना ये बेटा आपके लिए कि आपका जो सिलेबस है वो सिलेबस सारे सब्जेक्ट्स का आ चुका है। साथ में इंग्लिश का भी इंग्लिश का भी सिलेबस आ गया बेटा। और इंग्लिश के सिलेबस में जो भी कुछ हमने किया बेटा, जैसे कि लेटर राइटिंग है, नोटिस है, इधर अपना रिप्लाई चल ही रहा है। ठीक है, एडवर्टीजमेंट राइटिंग है, इनमें से कोई भी टॉपिक बेटा हटाया नहीं गया है, क्योंकि मैंने जो तुमको टॉपिक कराए थे ना, इसीलिए यानी बच्चों के कमेंट आते सर ये टॉपिक करा दो, वो टॉपिक करा दो, या फिर उसके बाद में बुक चालू कर, इसीलिए बेटा हमने बुक चालू नहीं कराई थी कि सिलेबस की वजह से पता नहीं हम आपको बुक कराएं 8-10 दिन आपके वेस्ट जाएँ, हमारे भी वेस्ट जाएँ और वो पार्ट यहाँ से हटा दिया जाए। लेकिन ये जो टॉपिक्स मैंने आपको कराए थे, इन टॉपिक्स का पूर्ण रूपेण विश्वास था कि ये टॉपिक कभी हटाए नहीं जा सकते। ठीक है, चाहे कुछ भी हो जाए, इसलिए मैंने आपको बेटा ये टॉपिक कराए थे। अब हमारा एक तीसरा टॉपिक जो हमने चालू किया बेटा रिप्लाईज राइटिंग, और रिप्लाईज राइटिंग के बारे में हम आज बातचीत करते हैं। और हमने जो पिछली क्लास को छोड़ा था बेटा, पिछली क्लास को, और पिछली क्लास में हमने कहाँ पे छोड़ा था बेटा कि टॉपिक चल रहा है बेटा अपना रिप्लाईज राइटिंग। यहाँ डाल लेते हैं रिप्लाई राइटिंग में क्वेश्चन छोड़ा था हमने आपका बेटा, व्हाट इज पर्पस ऑफ राइटिंग अ रिप्लाई, यानी रिप्लाई लिखने का उद्देश्य क्या है, आखिरकार रिप्लाई क्यों लिखा जाता है। इनविटेशन को तो हम जानते हैं, सब प्राप्त करते हैं बेटा। इनविटेशन हम ऑरली भी प्राप्त करते हैं, मौखिक रूप से। ठीक है, तो इनविटेशन तो हम प्राप्त करते हैं, लेकिन रिप्लाई के बारे में हम जानेंगे, क्योंकि रिप्लाई हम जैसे ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले हैं तो हमें ये नहीं पता कि रिप्लाई आज तक हमने किसी को दिया ही नहीं। इनविटेशन तो हमने प्राप्त की है, लेकिन रिप्लाई हमने नहीं दिया। ये रिप्लाई लिखने का उद्देश्य क्या है, रिप्लाई क्यों लिखा जाता है, ये इस चीज़ के बारे में बेटा आज हम डिस्कस करने वाले हैं प्रिय स्टूडेंट्स। तो देखो बेटा, आपको मैं बहुत ही अच्छे तरीके से समझाऊंगा और थोड़ा ढंग से देखना बेटा। देखो अपने बेटा हम दो क्षेत्र लेके चलते हैं। एक तो क्षेत्र बेटा अपना रूरल, और एक क्षेत्र बेटा अपना अर्बन। ठीक है बेटा, एक रूरल, इसको तो रूरल बोला करो, इसको अर्बन, इस तरह से। ठीक है, जैसे हम अगर इसको लिखना चाहें तो ये बेटा इस तरह से लिखा जाता है रूरल। ठीक है, इसको यदि हम लिखे बेटा तो ये इस तरह से लिखा जाता है अर्बन, इस तरह से रूरल। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ये दो क्षेत्र होते हैं, एक तो बेटा रूरल, एक अर्बन, एक हमारा ग्रामीण क्षेत्र, एक हमारा अर्बन एरिया। तो हम पहले रूरल एरिया के बारे में बात करते हैं कि रूरल एरिया में इनविटेशन का क्या महत्व होता है और रिप्लाई का क्या महत्व होता है। चलिए स्टूडेंट्स, तो देखो जैसे बेटा हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में और किसी के घर में कोई फंक्शन हुआ, क्या हुआ बेटा, फंक्शन। ठीक है, अब फंक्शन पर वो क्या छपाता है बेटा, कार्ड छपाता है। अब इस जैसे ही फंक्शन होता है तो जिसके घर में जो फंक्शन होता है, और तो मेन जो मुखिया और जिम्मेदार जो व्यक्ति होते हैं बेटा, ठीक है, घर में बुजुर्ग सम्मानीय जो व्यक्ति होते हैं, ये बैठ करके बेटा एक लिस्ट तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं बेटा, लिस्ट किसकी बेटा, इनवाइटीज की। ठीक है, यानी कि समारोह में कितने इनवाइटीज, कितने गेस्ट वगैरह आमंत्रित होंगे, और हमारे मिलने जुलने वाले रिलेटिव्स वगैरह हैं, हमारे परिवार फैमिली मेम्बर्स वाले हैं, तो कितने व्यक्ति
उपस्थित हो सकते हैं। ठीक है, तो एक लिस्ट तैयार करते हैं। तो उस लिस्ट में जैसे कि उन्होंने देखा कि इस लिस्ट में हमारे प्रोग्राम में शामिल होने वाले व्यक्ति कितने बेटा 500। ठीक है, क्योंकि भोजन बनाने के लिए, भोजन व्यवस्था के लिए बेटा लिस्ट तैयार की जाती है जिससे कि भोजन खाना वगैरह कम न पड़ जाए। तो उन्होंने लिस्ट बनाई बेटा कितने व्यक्तियों की, 500 व्यक्तियों की। लेकिन उसके बाद क्या होता है, जैसे 500 व्यक्ति समारोह में उपस्थित होने वाले हैं, फिर घर में सलाह बना करके सोचते हैं हो सकता है कि कहीं कोई खाना कम पड़ जाए, कोई और भी आ सकता है, इसलिए जो व्यक्ति होते हैं बुजुर्ग, वो उसमें 200 व्यक्ति और इंक्लूड कर देते हैं बेटा। कितने व्यक्ति, 200। तो यानी कि वो सोचते हैं चलो 5 से थोड़े हैं, 200 व्यक्तियों का खाना और बढ़ा करके चलो, तो ये कुल मिलाकर के कितने % हो जाते हैं बेटा, 700 व्यक्ति हो जाते हैं। ठीक है, अब ये 700 व्यक्तियों की लिस्ट लेकर के जिसके घर में समारोह हो रहा है ना, वो व्यक्ति किसके पास जाता है बेटा, हलवाई के पास जाता है। किसके पास जाता है, हलवाई के पास। और हलवाई से बोलता है भाई मेरे घर में 700 व्यक्ति उपस्थित होने वाले हैं प्रोग्राम में, तो कितना खर्चा आएगा। ठीक है, अब ये जो हलवाई जो होता है बेटा, हलवाई भी थोड़ा सा दिमाग रखता है, ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अगर माल कम पड़ गया तो इंसल्ट किसकी होगी, हलवाई की। ठीक है, इसलिए हलवाई क्या करता है, अपने माइंड में सोच करके बेटा इसमें 300 व्यक्ति और इंक्लूड कर देता है। अब ये 300 व्यक्तियों के बारे में जो समारोह मनाने वाला जो व्यक्ति है उसको नहीं बताता कि मैंने 300 व्यक्ति और इंक्लूड किए, लेकिन अपने माइंड से और बढ़ा के चलता है। तो ये टोटल कितने हो गए बेटा, 1000 व्यक्ति हो गए। कितने हो गए बेटा, 1000 व्यक्ति। अब जो हलवाई लिस्ट बना करके देता है खाने की, वो कितने व्यक्तियों की लिस्ट बना करके देखता है बेटा, 1000, यानी कि 1000 व्यक्ति टोटल, 1000 व्यक्तियों की ये लिस्ट बना करके दे देता है। ठीक है बेटा, चलिए एक चीज़ ये और बता देता हूँ मैं आपके लिए बेटा कि हलवाई को हम इंग्लिश में कॉन्फेक्शनर बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, कॉन्फेक्शनर। ठीक है, कॉन्फेक्शनर का मतलब होता है बेटा हलवाई, जिसको हम आजकल की आम भाषा में शेफ भी कहने लगे हैं। क्या कहने लगे बेटा, शेफ। और शेफ का मतलब होता है क्या बेटा, बावर्ची। ध्यान रखना इस चीज़ को। ठीक है, तो अभी ये देखो बेटा, कॉन्फेक्शनर जो हलवाई है, हलवाई ने कितने व्यक्तियों की लिस्ट बना के दी थी बेटा, हमारे लिए 1000। अब वैसे हमारे प्रोग्राम में उपस्थित होने वाले व्यक्ति कितने, 500, लेकिन यहाँ पे खाना कितने का बन गया बेटा, डबल। तो आप एक बताओ कि हमारे रूरल एरियाज में बेटा जो भी कोई हम प्रोग्राम करते हैं, क्या उसमें भोजन व्यवस्था कम पड़ सकती है, नहीं पड़ सकती, क्योंकि पहले से हम कैसे बना के चला है, डबल। और यही कारण होता है कि बेटा हमारे कार्यक्रम प्रोग्राम में वगैरह में बहुत ज़्यादा मिठाइयाँ वगैरह बचती हैं, बहुत सारा सामान बचता है, वेस्ट भी ज़्यादा होता है, इसीलिए क्योंकि हम डबल ट्रिपल कर करके उसमें चलते हैं। पहले तो हम ही बढ़ा देते हैं, फिर फालतू में हलवाई भी बढ़ा देता है। ठीक है, तो ये बात होती है बेटा ग्रामीण क्षेत्रों की। इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में रिप्लाइज की अभी कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है बेटा, इसलिए ग्रामीण क्षेत्रों में जो इन्विटेशन दिया जाता है, उस इन्विटेशन के दौरान प्रिय स्टूडेंट्स किसी भी यानी कि रिप्लाइज की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अब हम आगे चलते बेटा अर्बन एरियाज की तरफ। अब देखो अर्बन एरियाज में क्या होता है बेटा, अर्बन एरियाज में जैसे कोई प्रोग्राम मनाने वाला कोई व्यक्ति है बेटा, ठीक है, तो कोई प्रोग्राम मनाने वाला व्यक्ति है, जैसे कि इसका कार्यक्रम हो रहा है बेटा कितना, 100 व्यक्तियों का, कितना, 100 व्यक्तियों का कोई फंक्शन है। क्योंकि अर्बन एरियाज में जो फंक्शन जो होते हैं बेटा, ये थोड़े लिमिटेड होते हैं। कैसे होते हैं, लिमिटेड होते हैं, सीमित व्यक्तियों के होते हैं, ज़्यादा व्यक्ति समारोह में शामिल नहीं होते। जैसे 100 व्यक्तियों को कोई खाना हो रहा है। अब ये व्यक्ति 100 व्यक्तियों की लिस्ट लेकर के किसके पास पहुंचेगा बेटा, यहाँ ये तो जाएगा बेटा कॉन्फेक्शनर के पास, हलवाई के पास। लेकिन शहरों में हलवाई नहीं होते बेटा, शहरों में एक व्यवस्था चलती है बेटा कैटरर्स की। किसकी बेटा, कैटरर्स। और कैटरर्स होते हैं बेटा भोजन संबंधी ठेकेदार, जो भोजन संबंधी व्यवस्था के ठेकेदार होते हैं, जो भोजन का पूरा क्या लेते हैं, कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं बेटा। कैटरर्स का पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, आपको कुछ भी लेके नहीं जाना पड़ता। जो हलवाई जो होते हैं बेटा, ठीक है, हलवाई जो होते हैं, हलवाई जो होते हैं, तो हलवाई के पास क्या है कि हमको सामान देना पड़ता है, हलवाई की सिर्फ मेहनत होती है। और कैटरर्स जो होते हैं बेटा, कैटरर्स के पास क्या होता है कि कैटरर्स को केवल पैसा देना होता है, पूरी व्यवस्था उनकी होती है। उनको तो ये बताना पड़ता है भाई ये माल बनेगा और व्यक्ति कितने, 100। तो 100 व्यक्तियों की कितनी प्लेट हो जाती है बेटा, 100 प्लेट्स हो जाती है। कितनी प्लेट्स हो जाती है, 100।
ठीक है। तो ये कैटर्स जो है ये केवल 100 ही प्लेट्स देते हैं। कितनी प्लेट्स देते हैं बेटा? 100 से कोई भी प्लेट फालतू नहीं देते, कोई भी एडवांस नहीं देते। ठीक है ना। इसलिए अर्बन एरियाज में क्या होता है स्टूडेंट्स, इसलिए अर्बन एरियाज में क्या होता है कि खाना कैसा बनता है बेटा? फिक्स। इसलिए यहाँ पे जो ये प्रोग्राम मनाने वाला होता है ये सभी इनवाइटीज को इनवाइट करता है, इनविटेशन देता है। क्या देता है बेटाओ? इनविटेशन देता है। फिर ये इनविटेशन प्राप्त करने वाले हैं बेटाओ, इनका फर्ज बनता है कि ये क्या लिखें बेटाओ? रिप्लाई। इनका फर्ज बनता है कि ये क्या लिखें? रिप्लाई। ठीक है, क्योंकि वो उसका इनके पास खाना कैसा बनता है बेटा? फिक्स बनता है। सपोज दैट इन्होंने जैसे कि आपके 200 इनविटेशन कार्ड बेटा डिस्ट्रीब्यूट किए। अब ये 200 इनविटेशन कार्ड में से ये अपनी लिस्ट तैयार करेगा कि इसके पास जवाब कितने आते हैं। समझ बेटा? जैसे कि इसने 200 इनविटेशन कार्ड बेटा दिए, तो 200 इनविटेशन कार्ड में से इसके पास कितने रिसीव होते हैं रिप्लाई में। ठीक है। अब ये रिप्लाई जो होगा बेटा, अब ये रिप्लाई 2 प्रकार का होगा, एक तो एक्सेप्ट वाला और एक डिक्लाइनिंग वाला। यानी थोड़ा सा सोच के देखो, यदि हमें कोई व्यक्ति बेटा इनवाइट कर रहा है, हमें कोई व्यक्ति इनविटेशन दे रहा है, तो कोई ज़रूरी थोड़ी है कि हम उसके प्रोग्राम में जाएंगे। हो सकता है कि हमारा कोई ज़रूरी काम हो, हम ना भी जाएं। तो ये यानी कि जो इनविटेशन का जो रिप्लाई है बेटा, इसको 2 जवाबों में दिया जाता है, हाँ या ना। मैं आ सकता हूँ या नहीं आ सकता हूँ, एक एक्सेप्टिंग का, एक डिक्लाइनिंग का। अब वो ये देखता है कि मेरे पास एक्सेप्टिंग के कितने आए हैं, और जितने व्यक्तियों ने इनविटेशन को एक्सेप्ट किया है वो उसी प्रकार से अपने भोजन संबंधी व्यवस्था को तैयार करता है, और जितने व्यक्तियों ने डिक्लाइन किया है उनको अलग हटा देता है। जैसे 100 में से 150 व्यक्तियों ने एक्सेप्ट किया तो खाना 150 का बनेगा। ठीक है। 200 में से 100 ने किया तो खाना कितने का बनेगा? 100 का किया। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं बेटा, कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो जवाब ही नहीं दे पाते हैं, और जो जवाब नहीं दे पाते हैं उनको डिक्लाइनिंग के अंतर्गत ही रखा जाता है, ना कि एक्सेप्टिंग के अंतर्गत। ठीक है बेटा। तो इस रिप्लाइज का मेन पर्पज क्या हुआ बेटा? रिप्लाइज का मेन पर्पज ये हुआ कि अर्बन एरियाज हो या रूरल एरियाज हो, यदि समारोह मनाने वाले के पास रिप्लाइज आ जाता है तो उससे उसको बहुत सहूलियत मिल जाती है अपने भोजन संबंधी व्यवस्था में, कि मैं कितने व्यक्तियों का भोजन तैयार करवाऊं, कितने व्यक्तियों का भोजन तैयार नहीं करवाऊं, जिससे कि उसको क्या है कि बेटा कोई दिक्कत नहीं आती है, कोई भोजन संबंधी सामग्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। देख लेंगे हाउ डाउन। ठीक है। तो यानी कि जैसे कि ज़्यादा माल बिगड़ेगा नहीं इसका। ठीक है ना। यानी इसको पूरी तरह से सहूलियत हो जाएगी कि मुझे कितने व्यक्ति समारोह में आने वाले हैं, मैं किस प्रकार से कैसे व्यवस्था करूं। और अपने रूरल एरियाज में क्या होता है बेटा? रिप्लाइज की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हमारा जो माल है, व्यवस्था है, वो ज़्यादा बिगड़ती हैं और वहाँ पे इसीलिए सब कुछ सीमित हो पाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यही होता है रिप्लाइज लिखने का पर्पज, कि हम रिप्लाइज दें बेटा। धीरे धीरे देखो, अभी तो ये अर्बन एरियाज में चल रहा है, धीरे धीरे अपने रूरल एरियाज में भी ये रिप्लाई का प्रचलन आने लग जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ये हुआ इसका पर्पज कि हम यानी कि रिप्लाइज को क्यों लिखते हैं। चलते हैं आगे बेटा। अब देखिए बेटाओ एक छोटा सा, ठीक है। अब देखो हमने देखा बेटा रिप्लाइज, हम टॉपिक पढ़ रहे हैं रिप्लाइज। अब ये रिप्लाइज किसके जवाब में लिखा जाता है बेटा? इनविटेशन के जवाब में। किसके जवाब में लिखा जाता है बेटा? इनविटेशन के जवाब में। अब ये बेटा इनविटेशन कितने प्रकार का होता है हमारा? एक इनविटेशन होता है हमारा बेटा फॉर्मल, ठीक है, और इनविटेशन कैसा होता है बेटा हमारा? इनफॉर्मल। ठीक। अगर बात करें बेटा हम रिप्लाइज की यदि हम बात करें तो रिप्लाइज भी कितने प्रकार का हुआ बेटा हमारा? 2। पहला फॉर्मल और दूसरा इनफॉर्मल। ठीक
ठीक है बेटा। रिप्लाइज भी कितने प्रकार का हुआ हमारा, दो हुआ, फॉर्मल और इनफॉर्मल, यानी कि फॉर्मल इन्विटेशन का फॉर्मल रिप्लाइज और इनफॉर्मल इन्विटेशन का बेटा इनफॉर्मल रिप्लाइज। अब ये दोनों जो रिप्लाइज है बेटा, फॉर्मल रिप्लाइज हो या इनफॉर्मल रिप्लाइज हो, ठीक है, दोनों प्रकार के जो रिप्लाइज, पहले यहाँ तक देखो, यहाँ तक आपके समझ में आया या नहीं आया। रिप्लाइज लिखे जाते हैं इनविटेशन के जवाब में, और हम पढ़ेंगे सीधे ही क्या बेटा, रिप्लाइज ना कि इनविटेशन, ठीक है, हम सीधे ही पढ़ेंगे क्या बेटा, रिप्लाइज ना कि इनविटेशन। चलो अब ये रिप्लाइज जो होते हैं बेटा, रिप्लाइज फॉर्मल और इनफॉर्मल, अब ये फॉर्मल हो या इनफॉर्मल हो, ठीक है, ये दोनों ही रिप्लाइज जो होते हैं बेटा, ये दो उद्देश्य के लिए लिखे जाते हैं, एक एक्सेप्ट करने के लिए, एक डिक्लाइन करने के लिए। ठीक है, एक्सेप्ट करने के लिए और डिक्लाइन करने के लिए। फॉर्मल होगा तो एक्सेप्ट किया जाएगा या डिक्लाइन, जैसे हमारे लिए कोई फॉर्मल इन्विटेशन आया तो हम इन्विटेशन को यानी कि एक्सेप्टिंग रिप्लाई लिखें या डिक्लाइनिंग रिप्लाई लिखें, ठीक है बेटा। तो इस प्रकार से इसके 4 क्रम हो जाते हैं, दो फॉर्मल के और दो बेटा इनफॉर्मल के, यानी कि जैसे हम फॉर्मल रिप्लाइज पढ़ेंगे तो फॉर्मल रिप्लाइज में डिक्लाइनिंग, एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग, फिर हम इनफॉर्मल पढ़ेंगे तो इनफॉर्मल में एक्सेप्टिंग और इनफॉर्मल में डिक्लाइनिंग, ठीक है बेटा। तो हमको बस इतना समझ में आया है यहाँ तक कि रिप्लाई जो राइटिंग होता है वो इनविटेशन के जवाब में लिखा जाता है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे हमको देखना है एक्सेप्ट और डिक्लाइन। एक्सेप्ट और डिक्लाइन में क्या अंतर है बेटा, डिक्लाइन होता है मना करने के लिए और एक्सेप्ट होता है हमारा हाँ करने के लिए, ठीक है, एक्सेप्ट और डिक्लाइनिंग। अब आप जनरली सोच के देखो बेटा, जैसे हमको किसी ने निमंत्रण दिया कि मेरे बच्चे का बर्थडे या मेरे भाई का बर्थडे या मेरी बहन का बर्थडे, आपको शाम को घर पे निमंत्रण के लिए आना है, तो जब आप एक्सेप्ट करेंगे तो बस आप यही कहोगे कि यस हम आपके प्रोग्राम में अवश्य ही शामिल होंगे, ठीक है, हम आपके प्रोग्राम में जरूर आएंगे और मैं आपका इन्विटेशन प्राप्त करके खुश हूँ। लेकिन जैसे ही आप डिक्लाइनिंग करेंगे तो डिक्लाइनिंग में क्या किया जाता है बेटा, मना किया जाता है, ठीक है बेटा। डिक्लाइनिंग में क्या किया जाता है, मना। लेकिन बेटा मना हम सीधे तरीके से नहीं कर सकते, ध्यान रखना इस चीज़ को कि हम आपके प्रोग्राम में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि मना यदि हम किसी से, आप खुद के ऊपर ही सोच के चलो बेटा कि हम किसी को इनवाइट करते हैं और सामने वाला हमसे मना कर देता है, भाई मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ सकता हूँ, नहीं आऊँगा, तो हमको थोड़ा सा अदरवाइज लगता है, थोड़ा गलत फील होता है कि यार इस व्यक्ति ने हमें कैसे जवाब दिया है। इसीलिए डिक्लाइनिंग के अंतर्गत बेटा रीजन और लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है बेटा, रीजन। रीजन किसका बेटा, अनुपस्थित होने का, न जाने का, न आने का, यानी कि हमें इसमें क्या लिखना पड़ता है बेटा, रीजन लिखना पड़ता है। सोचो यदि आपको कोई इनविटेशन देता है और आप उसे मना करो रीजन के साथ, विद रीजन, कि भाई मेरे भाई की शादी है मैं नहीं आ सकता हूँ, या मेरी परीक्षाएं चल रही हैं मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ सकता हूँ, या मेरी तबीयत खराब है, मेरी माताजी बीमार है, मेरे पिताजी बीमार है, या फिर मेरी कोई अर्जेंट मीटिंग है, मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ सकता हूँ। तो इस तरह से यदि हम किसी व्यक्ति को जवाब देते हैं तो उसको बुरा नहीं लगता है, इसलिए हम क्या करते हैं बेटा, डिक्लाइनिंग में रीजन लिख करके और चलते हैं। ये सारी बातें काम देंगी बेटा जब हम क्वेश्चन करेंगे, ध्यान रखना इस चीज़ को। और एक्सेप्टिंग में आपको कोई भी रीजन नहीं देना है। बताओ एक्सेप्टिंग में क्या रीजन दोगे, अगर आपसे किसी व्यक्ति ने कहा कि भाई आपका निमंत्रण है और आप आना शाम को, तो आप ये रीजन दोगे, ठीक है भाई मैं आपके प्रोग्राम में जरूर आऊँगा, क्योंकि रीजन क्योंकि इसे दिया जाता है, क्योंकि मुझे लड्डू खाए बहुत दिन हो गए, मुझे मिठाई खाए बहुत दिन हो गए और मेरा मन भी कर रहा है भाई खाने का, हम ऐसे थोड़ी ना कहेंगे। यानी कि इसमें हमको कोई भी रीजन नहीं दिया जाता है, और डिक्लाइनिंग में हमको क्या दिया जाता है बेटा, रीजन दिया जाता है। तो प्रिय स्टूडेंट्स बस आप यहाँ तक याद रखो कि हम रिप्लाइज पढ़ेंगे, रिप्लाइज में फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये दो उद्देश्य से लिखा जाएगा, एक्सेप्ट करने के लिए या ये फिर डिक्लाइनिंग करने के लिए लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। अब बात मार्क की, ठीक है, कि ये कितने मार्क का आता है। मार्क्स आपको पता है बेटा 4 मार्क्स,
ठीक है। और 4 मार्क्स में भी इसका प्रारूप आपको अच्छे से पता होगा बेटा ढंग से, ठीक है, कि पहले नंबर पे इसका बेटा फॉर्मेट आता है। क्या आता है? फॉर्मेट। और फॉर्मेट कितने नंबर का होता है बेटा? 1 नंबर का, ठीक है स्टूडेंट्स। फिर आता है बेटा इसका कंटेंट। क्या आता है बेटा? कंटेंट। कंटेंट कितने नंबर का होता है? 2 नंबर का। और फिर इसमें आता है बेटा एक्सप्रेशन, और एक्सप्रेशन होता है 1 नंबर का। इसलिए इसके जो मार्क्स हैं वो टोटल कितने बेटा? 4, 1, 2 और 1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए बेटा, मैं जो आपको एक चीज़ बता रहा हूँ ये हमको आगे बेटा काम देंगी, जिससे कि हमको कोई दिक्कत नहीं आए देखने में, करने में, ठीक। अब आप देखिए, आपको मैं एक चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूँ बेटा, कि जब हम क्वेश्चन करेंगे बेटा तो जो हमारे लिए क्वेश्चन आएगा बेटा, प्रश्न, उस प्रश्न में से हमें ये 2 चीज़ निकालनी पड़ेंगी बेटा। एक तो इन्वाइटर, ठीक है, और एक निकालना पड़ेगा बेटा इनवाइटी। अगर आपने प्रश्न में से बेटा ये 2 चीज़ छांट ली तो आपको रिप्लाईज बनाना बहुत ही सरल हो जाएगा, ठीक है। यानी कि जब हमारे लिए क्वेश्चन आए बेटा, ठीक है, जब भी हमारे लिए प्रश्न आए तो उसमें से प्रश्न में, क्वेश्चन में आप ये देखो प्रियस्टूडेंट्स कि इसमें इन्वाइटर कौन है और इन्वाइटी कौन है, ठीक है। अब इन्वाइटर इन्वाइटी के बारे में जानते हैं बेटाओ। इन्वाइटर कौन होता है बेटाओ? ठीक है, इन्वाइटर होता है बेटा वन हु इन्वाइट्स, ठीक है। इन्वाइटर होता है वन हु इन्वाइट्स, जो आमंत्रित करता है, समारोह मनाने वाला, ठीक है। कौन होता है बेटा? इन्वाइटर होता है। अब बात करते हैं बेटा इन्वाइटी की, कि हम इन्वाइटी किसे कहते हैं। तो इन्वाइटी जो होता है बेटा वन हु हैज बीन इन्वाइटेड, ठीक है, यानी कि जिसे आमंत्रित किया गया हो। जो आमंत्रित कर रहा है, आमंत्रित करने वाला है, वो इन्वाइटर होता है, और जिसे आमंत्रित किया गया हो वो हमारा इन्वाइटी होता है, ठीक है बेटा। तो मैं आपको देखो छोटे छोटे, ज़्यादा बड़े क्वेश्चन नहीं लिखूंगा, छोटे छोटे क्वेश्चन मैं आपके लिए लिखूंगा, उसमें से हमको इन्वाइटर और इन्वाइटी में छांट के देखना है कि जैसे हमारे लिए क्वेश्चन आएगा तो हम उसमें से इन्वाइटर और इन्वाइटी किस प्रकार से निकालें, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 लिख रहा हूँ, और यहाँ पे लिखा मैंने बेटा यू have been invited by your friend। आगे कुछ भी हो सकता है। You have been invited by your friend, यानी तुम्हें तुम्हारे मित्र के द्वारा आमंत्रित किया गया है। तुम्हें तुम्हारे मित्र के द्वारा आमंत्रित किया गया है। तो आमंत्रित किसे किया गया बेटा? तुमको। यू हैव बीन इन्वाइटेड, तो आमंत्रित किसे किया गया? यू को। तो यू यानी कि तुम कौन हुए बेटा? इन्वाइटी। कौन हुए बेटा? इन्वाइटी हुए, ठीक है। किसके द्वारा आमंत्रित किया गया? योर फ्रेंड के द्वारा। तो योर फ्रेंड कौन हुआ बेटा? इन्वाइटर हुआ। कौन हुआ? इन्वाइटर हुआ। इस तरह से हमको निकालना पड़ेगा, और जब ये 2 चीज़ निकल के सामने आ जाएंगी तो हमको रिप्लाई बनाने में कोई दिक्कत ही नहीं आएगी, ठीक है। दूसरा, यू हैव इन्वाइटेड योर फ्रेंड। इसमें देखिए बेटा, यू हैव इन्वाइटेड योर फ्रेंड, तुमने तुम्हारे मित्र को आमंत्रित किया है। तुमने तुम्हारे मित्र को आमंत्रित किया है, तो यहाँ पे तुम कौन हो गए बेटा? इन्वाइटर। कौन हो गए? इन्वाइटर हो गए। अब तुम्हारा मित्र कौन बन गया बेटा? इन्वाइटी बन गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ये सारी चीजें बेटा नोट डाउन कर लेना, प्रश्न जो आएंगे इसी टाइप से आएंगे। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर नेबर।
अब यहाँ पे देखो, यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन, यानी कि तुमने एक निमंत्रण पत्र प्राप्त किया है। यू हैव रिसीव्ड एन इन्विटेशन फ्रॉम योर नेबर, तुम्हारे पड़ोसी से, यानी तुमने तुम्हारे पड़ोसी से एक इन्विटेशन प्राप्त किया है, तो तुम कौन हो गए बेटाओ, कौन हो गए, इनवाइटी, कौन हो गए, इनवाइटी। अब ये तुम्हारा जो पड़ोसी है ये कौन हो गया बेटाओ, इनवाइटर हो गया। कौन हो गया बेटाओ, इनवाइटर। तो पहली चीज तो बेटाओ ये फर्स्ट कि हमको सबसे पहले क्वेश्चन में से क्या निकालना है बेटाओ, सबसे पहले क्वेश्चन में से निकालना है हमें कि इनवाइटर कौन है, हु इज इनवाइटर एंड हु इज इनवाइटी। ठीक बेटाओ, यानी इनवाइटर और इनवाइटी हमको उस प्रश्न में से निकाल करके रखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, ठीक है, नोट डाउन कर लो इनको फटाफट से। ठीक है बेटा, अब देखिए, अब क्वेश्चन में जैसे कि आपके लिए इनवाइटर और इनवाइटिंग, ठीक है। अब बेटा ये देखो, इनवाइटर या इनवाइटी दोनों की दोनों ठीक है, इनवाइटर हो या इनवाइटी हो, ठीक है। अब ये दोनों की दोनों बेटाओ दो प्रकार के होते हैं, ध्यान रखना इन चीजों को। या तो ये होते हैं बेटाओ सिंगल, या ये होते हैं बेटाओ कपल, ठीक है। या तो ये सिंगल में लिखे जाते हैं या ये कपल में लिखे जाते हैं। सिंगल का मतलब कोई एक व्यक्ति आ गया, जैसे यहां लिख दिया हमने मिस्टर सुरेश, और सुरेश के आगे कुछ भी जोड़ दिया गुप्ता, ठीक है। ये आगे बताओ मिसिस श्रेया गुप्ता। तो ये अलग अलग तो कैसे बन गए बेटा, सिंगल, यदि एक ही है। अब बात करें बेटा हम कपल की, तो कपल में क्या होता है बेटा, कपल में दोनों एक साथ लिखे जाते हैं। इनको थोड़ा बनाना सीख लो बेटा। ये कपल में दोनों एक साथ बनाए जाते हैं, जैसे मिस्टर एंड मिसेस श्रेया गुप्ता, ठीक है बेटा। मिस्टर एंड मिसेज लगा करके आप नाम लिख दो, और ये क्या बन जाएगा बेटा, हमारा कपल। कपल में यदि जो दोनों पति पत्नी साथ हैं, दोनों पति पत्नियों का साथ नाम है, तो वो कपल हो जाता है। और यदि अलग अलग है तो बेटा कैसा हो जाता है, सिंगल, ठीक है। यदि कोई सिंगल व्यक्ति भी लिख सकता है, और इस रिप्लाइज को कपल के द्वारा भी लिखा जा सकता है। तो इस प्रकार से बेटा हम इनवाइटर और इनवाइटी बना सकते हैं। जैसे ये हो गया मिस्टर सुरेश गुप्ता, चाहे इसको इनवाइटी बना लो या इसको इनवाइटर बना लो, मिसिज एंड मिसिज श्रेया गुप्ता। अब इसको हम बना लेंगे चाहे इनवाइटर या इनवाइटी, ठीक है ना। तो इस तरह से पहली चीज तो आती है हमारी किसकी, इनवाइटर और इनवाइटी बनाने की, कंप्लीट। और इनवाइटर इनवाइटी हम आराम से बना सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखो यहां पे यानी कि मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होते हैं बेटा, कंटेंट जो हमें इसमें शामिल करने पड़ते हैं रिप्लाईज में। पहली चीज तो क्या होगी बेटा, इनवाइटी, सॉरी इनवाइटी। दूसरी चीज क्या होगी बेटा इसमें, इनवाइटर। तीसरी चीज क्या होगी बेटा इसमें, नेम ऑफ द फंक्शन, ठीक।
अब इतनी चीज़ लिखने के बाद में देखो बेटा, अब मैं आपके लिए अलग से 4 चीज़ बता रहा हूँ। फर्स्ट डे, डेट, टाइम और चौथी चीज बेटा वेन्यू। ये 4 चीज तो आपको प्रिय स्टूडेंट भूलनी ही नहीं है। डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। जब हम कोई भी इनविटेशन रिप्लाईज वगैरह लिखेंगे तो ये 4 चीज हमको बेटा भूल के नहीं चलनी है। डे, डेट, टाइम एंड वेन्यू। क्योंकि देखो थोड़ा सा सोच के देखो बेटा, यदि हमें कोई भी व्यक्ति इनवाइट करता है और हमारे घर पर निमंत्रण देने के लिए आता है, ठीक है, कि भाई आज शाम का आपका निमंत्रण है, तो हम पूछेंगे उससे बेटा कि फंक्शन क्या है, क्या प्रोग्राम है, ठीक है। अगर वो व्यक्ति हमको डेट नहीं बताए किस डेट को हमको निमंत्रण करने जाना है तो दिक्कत आएगी कि नहीं आएगी। चलो डेट बता दे, टाइम नहीं बताया कि सुबह जाना है, शाम को जाना है, दोपहर को नहीं जाना है, तो भी दिक्कत आएगी। चलो टाइम के साथ साथ फिर एक चीज़ आती है बेटा वेन्यू। वेन्यू का मतलब होता है बेटा समारोह स्थल, समारोह का स्थान, ठीक है। क्योंकि कई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो अपना प्रोग्राम घर पर मनाते हैं, कई मंदिर पे मनाते हैं, कई होटल मनाते हैं, कई रेस्टोरेंट में मनाते हैं, ठीक है, कोई कहीं मनाता है। तो इस प्रकार से वेन्यू भी होना जरूरी है। तो ये 4 चीज़ आप ध्यान रखना बेटा, जब भी आप रिप्लाई लिखो तो डे, डेट, टाइम और वेन्यू, ये 4 चीज़ का उल्लेख आप अवश्य करके चलना बेटा। अगर आपने ये 4 चीज़ का उल्लेख नहीं किया तो ध्यान रखना गलत हो जाएगा आपका। तो ये 4 चीज़ आपको ध्यान रखनी ही है। ये चीज़ हम माइंड में ध्यान रख सकते हैं बेटा आराम से, कि जब भी हम रिप्लाई लिखेंगे तो इन 4 चीज़ों का हम वर्णन अवश्य अच्छे प्रकार से करेंगे, ठीक है बेटा। तो देखिए ये मैंने बेटा आपको सूचना दी किसके बारे में, 2 क्लास हो गई बेटा इसकी इंट्रोडक्शन की, एक इससे पहली और एक ये वाली बेटा। दोनों ही क्लास में मैंने आपको थोड़ा सा रिप्लाईज के बारे में बताया कि रिप्लाईज वास्तव में क्या होता है, ठीक है। तो हमारे समझ में बेटा अब तक केवल इतना ही आया है कि रिप्लाईज लिखा जाता है इनविटेशन के जवाब में। ओके स्टूडेंट्स, रिप्लाईज हमारा 2 प्रकार का होता है, फॉर्मल और इनफॉर्मल। अब ये एक्सेप्ट करने के लिए लिखा जाता है, डिक्लाइनिंग करने के लिए लिखा जाता है। और इस क्लास में मैंने आपको विशेषकर इन्वाइटर और इन्वाइटी पे ध्यान देना बेटा, कि हमको क्वेश्चन में ये निकालना है कि इन्वाइटर कौन है और इन्वाइटी कौन है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पे ऑफ करेंगे डियर स्टूडेंट्स, और कल के आने वाली क्लास में हम आपके लिए फॉर्मेट लेके आएंगे, और हम फॉर्मेट के साथ साथ ही हम आपके लिए बेटा क्वेश्चन भी तैयार करेंगे किसके। और सबसे पहले कल की क्लास जो होगी, कल की क्लास में हम आपके लिए लेके आएंगे बेटा फॉर्मल रिप्लाईज। क्या लेके आएंगे बेटा, फॉर्मल रिप्लाईज लेके आएंगे, और हम ये भी बताएंगे कि ये क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं और कैसे प्रश्न को हल किया जाता है, ठीक बेटा। सारी चीज़ें चुटकियों में मालूम, इसलिए बेटा देखो थोड़ा सा माइंड मत करना इसमें, इसलिए टाइम लगा प्रिय स्टूडेंट्स, क्योंकि मैंने आपको शुरू में क्या बताया था बेटा कि रिप्लाईज इनविटेशन के जवाब में लिखे जाते हैं। तो पहले हमको इनविटेशन सीखना पड़ता है कि इनविटेशन हम किस प्रकार से लिखें। पहले हमको इनविटेशन सीखना पड़ता है, उसके बाद फिर हमको रिप्लाईज। क्योंकि आप सोचो थोड़ा सा, यानी कि पहले कोई हमें इनविटेशन देगा तभी तो रिप्लाईज देंगे हम किसी को भाई। ऐसा थोड़ी है कि पड़ोस में प्रोग्राम हो रहा है और पड़ोस में प्रोग्राम होने के बाद उसने निमंत्रण तो हमें दिया नहीं, और हम उसके घर जाके कह रहे हैं भाई मैं आपके प्रोग्राम में ज़रूर आऊँगा, भाई मैं आपके प्रोग्राम में अवश्य आऊँगा। एक अगला आके कह रहा है भाई ना मेरी बहन की शादी मेरे खुद के घर में प्रोग्राम है, इसलिए मैं आपके प्रोग्राम में नहीं आ सकता हूँ। अरे उसने आपको इनवाइट तो किया नहीं और आप खुद जा करके उसे रिप्लाई दे रहे हो, और वही नियम हमको अपना रहे हैं हम कहाँ पे बेटा, यहाँ एग्जाम में, कि इनविटेशन तो हमने पढ़े नहीं, हम सीधे क्या पढ़ रहे हैं बेटा, रिप्लाई। जब हम सीधे रिप्लाई पढ़ रहे हैं इसलिए बेटा हमारी ये 2 क्लास खत्म हुई, और दोनों क्लास जो मैंने आपको दिखाई है ये दोनों क्लास बहुत ही काम की बेटा आगे, जिससे कि हमारे रिप्लाई समझ में आ जाएंगे अच्छे से, और हमको कोई भी प्रॉब्लम किसी भी समस्या का सामना हमें करना नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये इन क्लासों में टाइम बस 2-3 दिन में हम इस टॉपिक को फटाफट से खत्म कर देंगे बेटा, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो आज की क्लास बेटा हम यहीं पर ऑफ करते हैं, कल मिलेंगे हम फॉर्मल रिप्लाईज आपके सामने लेकर के डियर स्टूडेंट्स। तो आप अपने घर पर रहो, आपका सिलेबस भी आ चुका है, सिलेबस के अकॉर्डिंग आप अपनी पढ़ाई करो, और कुछ दिनों उपरांत ही आपके विद्यालय भी खुलने वाले हैं बेटा। ये आपके लिए बहुत ही बधाई की बात है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इसी के साथ मैं आज की क्लास ऑफ करता हूँ डियर स्टूडेंट्स, बाय, चाओ।